बिस्मिल्लाह करते हैं, हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज हम बिस्मिल्लाह पढ़ लें आप लोग भी, और कोशिश करें कि दुरूद शरीफ भी पढ़ लें ताकि अल्लाह ताला हमारे इल्म में बरकत डाले। आज का हमारा पहला टॉपिक है IAS 38 इंटेंजिबल एसेट। हमने इससे बिल्कुल सिमिलर टॉपिक पढ़ा हुआ है, रिपोर्टिंग 1 के अंदर भी पढ़ा हुआ है, PRC 4 के अंदर भी पढ़ा हुआ है, और उस टॉपिक का नाम था हमारे पास IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो हमारे पास सिमिलर टॉपिक है IAS 38, लेकिन ये इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में है। जब हमने IAS 16 को डिस्कस किया था तो वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में था, वहाँ पे टेंजिबल एसेट्स के ऊपर बात की जा रही थी। तो आज जो डिस्कशन है हमारी वो इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर की जा रही है। इंटेंजिबल एसेट क्या होते हैं, इनकी हमने अकाउंटिंग कैसे करनी है, हम इसको पूरा डिटेल में अभी आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। अब हमारे पास सबसे पहले अगर हम बात करें कि इंटेंजिबल एसेट होता क्या है, इंटेंजिबल एसेट के लिए हमारे पास सबसे पहले ज़रूरी है कि इसमें दो बातों का पूरा होना ज़रूरी है किसी भी एसेट को इंटेंजिबल एसेट अंडर IAS 38 रिकॉर्ड करने के लिए। तो अगर हम IAS 38 को अपनी बुक्स पे रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं तो पहली बात उसकी डेफिनेशन पूरी होनी चाहिए इंटेंजिबल एसेट की। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो भी डेफिनेशन है इंटेंजिबल एसेट की, इसका स्कोप है वो क्या है। इंटेंजिबल एसेट के बारे में कहता है कि इसमें तीन बातें होनी चाहिए। कौन सी तीन बातें होनी चाहिए? आइडेंटिफाइबल। अगर आप अपने नोट्स बना रहे हो तो आइडेंटिफाइबल के बजाय सेपरेटली आइडेंटिफाइबल का वर्ड उसमें लिख लो। यहाँ पे लिखा हुआ है एन आइडेंटिफाइबल, आप क्या करोगे, इसको सेपरेटली आइडेंटिफाइबल का वर्ड इसमें आप ऐड करोगे। सेपरेटली आइडेंटिफाइबल का मतलब क्या है? सेपरेटली आइडेंटिफाइबल का मतलब है कि जब आप इसको कैटेगराइज करते हो अपनी बुक्स के अंदर, तो यहां पे बल्कि मैं लिख भी देता हूं, सेपरेटली आइडेंटिफाइबल होगा। सेपरेटली आइडेंटिफाइबल का मतलब यह है कि अब आप इसको जब अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करोगे तो अब ये अलग से कैटेगराइज होना चाहिए। नॉन मॉनेटरी एसेट्स, इसको भी डिस्कस करते हैं, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। सबसे जो आसान एग्जांपल किसी को पता होती है इंटेंजिबल एसेट की, वो कहता है किसी कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है। फिजिकल सब्सटेंस से मुराद ये है कि आप उसको अपनी ज़ाहिरी आंख से, अपनी नेकेड आई से देख नहीं सकते। जो टेंजिबल एसेट्स हैं, जैसे टेबल है, चेयर है, मेरे पास मोबाइल है, मैं इसे अपनी नेकेड आई से देख सकता हूँ। मेरे सामने चेयर पड़ी हुई है, मेरे सामने टेबल पड़ा हुआ है, मेरे सामने ये सिस्टम पड़ा हुआ है, मैं इसे अपनी आंखों से देख सकता हूँ। फिजिकल एग्जिस्टेंस है इस आइटम की मेरे सामने। तो ये टेंजिबल एसेट है जिसके ऊपर कोई फिजिकल फॉर्म होती है। इनटेंजिबल एसेट, अब इस कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर है, जो सॉफ्टवेयर मुझे आपके साथ कनेक्ट कर रहा है, मैं इस सॉफ्टवेयर को नहीं देख सकता, वो सॉफ्टवेयर अपना काम कर रहा है। इस सॉफ्टवेयर के बगैर मैं और आप एक दूसरे से राब्ते में ना आ सकते। हमें मनाबी को फायदा हो रहा है इस सॉफ्टवेयर से, हम इससे फायदा उठा रहे हैं, मेरा एसेट है, लेकिन इस एसेट को मैं अपनी ज़ाहिरी आंख से नहीं देख सकता। नहीं बच्चे, अच्छा अब एक सवाल है कि आप वेबसाइट को देख सकते हैं? नहीं बच्चे, आप वेबसाइट को नहीं देख सकते। वेबसाइट के सामने आपको एक पिक्चर नजर आ रही है, वो पिक्चर असल में वेबसाइट नहीं है। वेबसाइट इज द कोडिंग, उसके पीछे कोड होता है। आप कोड को या उस फार्मूला को कभी नहीं देख सकते, तो आप बिल्कुल भी नहीं देख सकते। आपके पास एक सॉफ्टवेयर है, आप उस सॉफ्टवेयर को नहीं देख सकते क्योंकि सॉफ्टवेयर के पीछे एक फार्मूला है, एक कोड है। आपके सामने उसकी एक जो फॉर्म नजर आ रही है वो उस कोड की या उस फॉर्मूले की फॉर्म नजर नहीं आ रही। जो वेबसाइट है, जो उसके पीछे एक सर्वर है जिसको आप नहीं देख पा रहे, सर्वर के अंदर डाटा स्टोर है, उसके अंदर कुछ कोडिंग हुई हुई है, वो इनक्रिप्टेड फाइल है, उसके पीछे एक प्रॉपर कोड लिखा जाता है। सॉफ्टवेयर है, उसके पीछे आपके पास एक कोड लिखा जाता है, आप उस कोड को नहीं देख रहे होते। अच्छा जी, अब अगली बात करते हैं जी, रिकग्निशन क्राइटेरिया। अभी हमने बात की थी इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन की। इंटेंजिबल एसेट क्या होता है? हमने कहा था कि अंडर IAS 38 मैं तब किसी इंटेंजिबल एसेट को बात करूंगा कि इंटेंजिबल एसेट है जब उसकी डेफिनेशन यानी उसका स्कोप भी डिफाइन हो जाए और साथ साथ उसका रिकग्निशन क्राइटेरिया भी मीट हो। आसान बात, इसका रिकग्निशन क्राइटेरिया एग्जैक्टली वही है जो रिकग्निशन क्राइटेरिया आपका IAS 16 वाले एसेट का था। इकोनॉमिक बेनिफिट रिलायबली मेजरेबल होना चाहिए। यहाँ पे प्रोबेबल है, इकोनॉमिक बेनिफिट की प्रोबेबिलिटी है, और कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल है। दो बातें, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोबेबल है। प्रोबेबल का मतलब क्या था? मोर देन 50% चांस है किसी इवेंट के होने या ना होने के। और कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजरेबल, मैं कॉस्ट को रिलायबली मेजर कर सकता हूँ। ये सेम क्राइटेरिया है रिकग्निशन का जो हमने IAS 16 के अंदर डिस्कस किया था। इसमें यहाँ पे और कोई नई बात नहीं है। तो वही दो बातें हैं,
फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, आपकी प्रोबेबिलिटी है, आपको जो कॉस्ट है इसकी वो रिलायबली मेजरेबल है, तो आपके पास ये रिकग्निशन क्राइटेरिया वही है जो IAS 16 का था। तो जिस दिन ये रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट हो जाएगा उस दिन मैं अपनी बुक्स में इस एसेट को रिकग्नाइज कर लूंगा। अच्छा जी, अगर ये क्राइटेरिया मीट नहीं होता तो क्या होगा, यानी एक इंटेंजिबल एसेट है लेकिन रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट नहीं होता। मिसाल के तौर पे, अब यहाँ पे ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये आपके पास न्यूमेरिकली भी टेस्ट होती है, थ्योरेटिकली MCQs में टेस्ट हो जाए तो हो जाए, लेकिन न्यूमेरिकली भी टेस्ट हो रही होती है। क्या बात करने जा रहा हूँ जी, एक इंटेंजिबल एसेट है, उसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, वो नॉन मॉनिटरी है, वो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल भी है, लेकिन वो रिकग्निशन क्राइटेरिया पूरा नहीं करता, तो हम उसे अपने पास इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बल्कि उसे हम अपने पास SOCI में प्रॉफिट एंड लॉस में एज ए एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, अगर मैंने उसके लिए कोई पैसे पे किए हैं तो।